कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर लेते हैं, पर उनके अंदर एक दिक्कत देखी गई है, विच इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब पहले तो एएमआर को समझ लो। ये जो ग्रीन कलर का दिखाया हुआ है ना, ये सेंसिटिव से बैक्टीरियाज मिलेंगे आपको, पर रेड कलर डेंजर का साइन होता है, तो इसने बैक्टीरिया ने म्यूटेशन कर ली हुई है। मतलब अगर अब आप एंटीबायोटिक खाओगे भी तो इसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला एटलीस्ट। बाकी की जो ग्रीन है ये सारी खत्म हो जाएंगी, रेड वाली वहां पे सस्टेन कर जाएंगी। अब बैक्टीरिया की एक टेंडेंसी होती है कि ये फटाफट से अपना नंबर डिवाइड करते हैं, हर घंटे में ये डिवीजन शो करते रहते हैं। डिवाइड ना किया तो रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं। बैक्टीरिया का अगर स्ट्रक्चर देखोगे कुछ ऐसे दिखेगा आपको। पीछे यार एक पूंछ सी पड़ी थी, क्या नाम था उसका? फ्लैजेला। वैसे इसकी बॉडी पे बहुत सारे सीलिया भी लगे होते हैं, और कुछ सीलिया जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं उनको बोल देते हैं पिल्लाए। ये जो सीलिया है ना, ये अटैचमेंट के लिए काम करेंगे। किसी सरफेस के ऊपर जाके इनको अगर अटैच होना है तो वहां पे ये सीलिया का यूज कर लेंगे। पर ये जो पाइलस बोलते हैं इसको, या पिल्लाए बोलते हैं, ये दूसरे बैक्टीरिया के साथ रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज करा जाता है। मतलब यहाँ पे अटैच करेगा, ये बोलेगा कि देख मैं रेड कलर का हूँ। रेड कलर का मतलब है इसके अंदर क्या हो रखी है? म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल ही आपने चेंज कर लिया, और जो एनवायरमेंट डेंजरस आपके लिए बनता जा रहा था उसमें अब आप सरवाइव कर जाओगे। इस पिलाए के थ्रू क्या होगा, जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे बैक्टीरियल स्टेन के अंदर। दूसरा ऐसे अज्यूम कर लो ये ग्रीन वाला था, तो ग्रीन वाला तो सेंसिटिव था, ग्रीन वाला सेंसिटिव था, आपने एंटीबायोटिक खाया, वो मर जाएगा। पर ये रेड वाला बच जाएगा क्योंकि इसने म्यूटेशन कर लिया, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल अपग्रेड कर लिया हुआ है। तो अब इसने क्या किया, इसने बोला रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, मैं तेरे को अपना जेनेटिक मटेरियल दे दूंगा, और मेरा जेनेटिक मटेरियल ऐसा है जो कि सर्वाइव कर जाएगा अगेंस्ट एंटीबायोटिक। तो इसने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा किसको ट्रांसफर कर दिया? ग्रीन। अब यहाँ पे हमेशा ज्यादातर जो चांसेस होंगे वो रेड टू ग्रीन ही जाएगा। क्यों? क्योंकि रेड ज्यादा स्ट्रांग है, डोमिनेटिंग है, और नेचर की एक आदत होती है सर्वाइव वही करेगा जो ज्यादा फिट रहेगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट। अब जैसे इसमें भी ये जेनेटिक मटेरियल रहा गया, तो ये भी ग्रीन से क्या बन चुका है? रेड। इसके अंदर भी म्यूटेटेड जेनेटिक मटेरियल है। अब एक स्टडी करी गई आइसर कोलकाता के अंदर, वहां पे बोला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लास्टिक को खा लेते हैं, प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनके अंदर ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज कर चुकी है। तो इसी वजह से एक रिस्क ये भी रहेगा स्टडी के अंदर कि आप उन बैक्टीरिया का यूज करके ये भी नहीं कर सकते कि जो डंपिंग साइट्स हैं वहां पे लाए, स्टेन डाल दी बैक्टीरिया की और ये खाते रहेंगे प्लास्टिक को, वो भी नहीं करी जा सकती। रीजन एएमआर। फिर उसके लिए आपको एंटीबायोटिक भी बनानी पड़ेगी उसी हिसाब से जो उस बैक्टीरिया को खा के खत्म कर सके, तो ये रिस्क बना रहेगा। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर लेते हैं उनके अंदर टेंडेंसी है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। तो किसने ये स्टडी करी है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। लोकेटेड कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। इन्होंने बोला कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लास्टिक को ब्रेक डाउन कर देते हैं वो रिजर्वॉयर होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के। हाँ जी पवदीप, यस। अब यहाँ पे एक टर्म लिखी है ना, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब वो जो जेनेटिक मटेरियल था, याद है ना वो साइकिल, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? जीन। तो इस सेगमेंट अगर ये अनकॉइल हो जाता फिर आरएनए निकल के आता। यहाँ पे एक सेगमेंट निकाला तो क्या निकल के आएगा? जीन निकल के आएगा। अब इस जीन की बात हो रही है तो एएमआर में अब बोलूं वो भी चल जाएगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बोलूंगी तो मतलब एक सेगमेंट की बात हुई है। वैसे ही कुछ ऐसे जीन्स आएंगे जो जिंक रेजिस्टेंस जीन है, क्योंकि हमारे जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट है, उसमें एक जिंक भी इंक्लूडेड है। ट्रेस एलिमेंट में अगर देखें तो जिंक हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, स्किन के लिए रिक्वायर्ड होता है, पर वहीं पे अगर ये एक्सेसिव क्वांटिटी में होगा तो हमारी बॉडी के लिए पॉइजन की तरह एक्ट करेगा। तो ये समझते रहना। अब जैसे मेटल वर्ड आ जाएगा तो मेटल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करी हुई है किसी जीन ने, तो वो सारे वर्ड्स कॉमन चलेंगे। तो ये जो प्लास्टिक पार्टिकल हैं ये एक तरह से हॉट बेड की तरह एक्ट करते हैं। अब सुनो ये वाली स्टेटमेंट, थोड़ा सा आप सोचोगे कि प्लास्टिक की वजह से कैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ सकती है। एक दिन याद है जेलीफिश वाला आर्टिकल किया था आपने कि न्यूक्लियर रिएक्टर था और उसकी पाइप के अंदर वो कोएगुलेशन कर देते हैं क्योंकि वहां पे उनको ब्रीडिंग साइट बहुत अच्छी बन गई थी, और उन पाइप के अंदर क्या हुआ था?
माइक्रोप्लास्टिक था, और माइक्रोप्लास्टिक के ऊपर कौन ग्रो कर गया था? फाइटोप्लैंक्टन्स थे, छोटे छोटे प्लांट्स, एल्गी वगैरह ग्रो कर गए थे। और उसके अराउंड फिर कौन थी? जेलीफिशेस। वहां पे ब्रीडिंग भी कर रही है क्योंकि उनको फूड भी मिल गया। अब जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, इनको जो लोकेशन चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए, उसको बोलते हैं इनॉक्यूलेशन। जैसे दही जमाते हैं ना जब, तो थोड़ा सा रख लिया होता है ना साइड में, उसको भी क्या बोलते हैं? इनॉक्यूलेशन ही बोलते हैं। वैसी कंडीशन बैक्टीरिया को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। तो वैसी ही सिचुएशन, ये जो आज के टाइम पे प्लास्टिक पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे इनको जगह मिल जाती है। बॉटल है, मान लो पानी के अंदर गिरी हुई थी, पानी चला गया उस बॉटल के अंदर, उसमें एक एनवायरमेंट कंडीशन डिफरेंट सेटअप हो जाती है, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू कर देते हैं। प्लास्टिक पे फीड करना शुरू करेंगे। अब सोचो प्लास्टिक को खा रहे हैं जो हजार हजार साल तक बिना डिग्रेड करे भी रह सकता है। अब बैक्टीरिया का जोर तो लगेगा उसमें, तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई करते हैं और क्या डेवलप कर लेते हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। मतलब अब मेडिकेशन का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं देखने को मिलता। बाकी प्लास्टिक काफी चीप होता है, वर्सेटाइल है, वाइडली यूज कर रहे हैं, घर से लेके हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आप चले जाइए, प्लास्टिक का यूज हो रहा है। मेडिकल सप्लाईज, यहाँ पे भी प्लास्टिक का यूज रहता है। और सबसे जो कॉमनली प्लास्टिक रहता है वो PEG रहता है यहाँ पे, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। अभी जो सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले हैं प्लास्टिक को डिग्रेड करने वाले, वो PEG के ही हैं। जो मेडिकल रिलेटेड वेस्ट जनरेट होता है प्लास्टिक का, PEG जिसमें पड़ा होता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पड़ा होता है। आ रहा है, आ गया, आ रहा है। आइडियो लिखना है, अभी लिख लो तो। आइडियोनेला निकेंसिस है उसका नाम, आइडियोनेला निकेंसिस। उसके अलावा माइक्रोप्लास्टिक अगर 5 mm तक का साइज आ गया, नैनो प्लास्टिक अगर 1 माइक्रोमीटर तक का साइज आ गया, 10⁻³ की बात हुई है, 10⁻⁻6 मीटर्स की बात हुई है। मतलब साइज जो है और ज्यादा रिड्यूस कर जाएगा नैनो प्लास्टिक लेवल के ऊपर। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होते हैं? तो डेकेड्स तक ये एक तो सड़ता नहीं है, ना तो डिग्रेड होता है, तो इसकी वजह से वाटर बॉडीज के अंदर अकोमुलेट करता जाता है। अब ये स्टडी इतनी ज्यादा रेलिवेंट क्यों है? अभी चल रहा था आपका मानसून सीजन, और जो हमारी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, जितनी भी गंगा रिवर आ गई, ब्रह्मपुत्र आ गई, जो हाइट से आ रहे थे, ये सारे अपने साथ बहुत सारा प्लास्टिक उठा के लेके आ रहे हैं, क्योंकि बाढ़ आई डिफरेंट डिफरेंट जगहों के ऊपर, तो कूड़े की साइट्स भी थी, उसके साथ सारा प्लास्टिक मूव करता करता कहाँ पे पहुंचा होगा? सुंदरबंस। तो यहीं पे ये स्टडी कंडक्ट करी गई। हैवी मेटल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, टॉक्सिक केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स, ये सारे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स आपको इसके साथ मिलेंगे। और ऐसे बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अपने बॉडी के अंदर डेवलप कर चुके हैं। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल एज अ सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम स्टडी करते हैं बार बार कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाते जो प्लास्टिक को डिग्रेड करते, या फिर ऐसा ही प्लास्टिक हम बना लेते जिसको अगर सॉइल में फेंका तो वहां पे भी कौन खाएगा उसको? अल्टीमेटली अगर सॉइल में फेंका, वो डिग्रेड कर रहा है, बैक्टीरिया खा रहे होंगे ना उसको। तो सेम कॉन्सेप्ट के पीछे हम भाग रहे हैं, और प्लास्टिक के डिफरेंट पॉलीमर्स आते हैं। जैसे आपने पॉलीथीन वर्ड सुना होगा, तो एक कॉन्सेप्ट होता है पॉलीमराइजेशन का साइंस के अंदर। ये कौन सा ग्रुप है? इथीन। तो इथीन की जब मल्टीपल चेन्स लगती हैं तो उसके साथ आप एन लगा दिया करते थे, उसी को बोलते हैं पॉलीथीन। मतलब मल्टीपल लेयर्स आपको यहाँ पे इथीन की दिखाई देती है। हम ऐसे पॉलीमर बनाने लगे कि वो जल्दी डिग्रेड कर जाए। पहले अगर 1000 साल था टाइम पीरियड, तो हम उसको रिड्यूस करते करते ले आए कि 100 साल तक वो रिड्यूस कर जाएगा। अब यहाँ पे नेचुरल जो हमारे पास रेमेडी मिली वो थी जैसे आइडियोनेला सेकेंसिस। इसके अंदर PETase एंजाइम होता है। जब भी साइंस के अंदर ना एज लग गया तो समझ लेना यहाँ पे किसकी बात हुई है? एंजाइम की बात। मेजॉरिटी 99% केसेस में एज का मतलब एंजाइम की ही बात हो रही होती है। तो इसके अंदर आइडियोनेला जो सेकेंसिस नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट है, PETASE। अब यहाँ पे PET क्या है? तो पॉलीइथाइलिन टेरीथैलेट। जितनी भी आपकी बॉटल्स है, जो आप खाना ऑर्डर करते हो, जिस प्लास्टिक में वो आता है, जिस कंटेनर के अंदर, वो सारा किसका बना हुआ है? अनटिल और अनलेस रिन्यूएबल एनर्जी ना यूज कर रहे हो। बोलते हैं ना कि हम ग्रीन एनवायरमेंट को प्रमोट करते हैं, तो उनका तो कागज वगैरह का भी बना होता है, पर जहां पे प्लास्टिक यूज होता है दैट इज पॉलीइथाइलिन टेरीथैलेट। तो आइडियोनेला सेकेंसिस के अंदर एक ऐसा एंजाइम है जो इसको डिग्रेड कर सकता है। क्या नाम दिया? PETase, पॉलीइथाइलिन टेरीथैलेट टेस। एज मतलब यहाँ पे एंजाइम की बात हुई है जो इसको डिग्रेड करवा देगा। तो रेलिवेंट एग्जाम्पल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और आइडियोनेला सेकेंसिस
काफी पोटेंशियल यूज का भी माना गया है, बायोटेक के अंदर करवाया जाता है इससे प्लास्टिक डिग्रेड। जो जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं वो भी साइडियोनेला सिकेंसिस को यूज करते हैं, इसका पोटेंशियल यूज है बिकॉज क्योंकि ज्यादातर जो वेस्ट है प्लास्टिक का अर्बन एरियाज के अंदर आप देखोगे तो यही होते हैं, कंटेनर हुए, वाटर बॉटल्स हुई, बड़ी बड़ी चीजों पे तो बाद में आएंगे, तो उनके लिए यूज करा जाता है आइडियोनेला सिकेंसिस का। तो नेचुरल प्लास्टिक डिग्रेडिंग माइक्रोबियल कम्युनिटीज हमारे पास बन तो रही हैं, पर अभी तक उतनी अच्छे से हम इनको समझ नहीं पाए हैं, पुअरली अंडरस्टूड है। उसी को ट्राई, अब जैसे सुंदरबंस को यहाँ पे केस स्टडी उठाया हुआ है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। एक क्वेश्चन याद करना, ये देखो ये जो ऊपर से लटक के आ रही है ना नीचे को, ये रूट्स होती हैं इसकी, और इन रूट्स को बोला जाता है, वेरी गुड, न्यूमेटोफोर्स। ये आपके स्टेट एग्जाम में पूछा गया था, न्यूमेटोफोर्स। नीचे सॉल्टी कंडीशन होती है, तो सॉल्टी कंडीशन में ऑक्सीजन इनटेक टफ हो जाता है, तो ये अपनी रूट्स को ही डेवलप कर लेते हैं, जो कि ऊपर से लटक के आ रही होती हैं। प्रॉप रूट्स भी वर्ड सुना होगा आपने, पर इनके ऊपर छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं ऑक्सीजन की इनटेक के लिए, उनको क्या बोल दिया जाता है, न्यूमेटोफोर्स। अब बे ऑफ बंगाल के अंदर अगर आप देखें ना, तो लगभग साल के अंदर 3 बिलियन माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल ये डेली वाया रिवर आते हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो नंबर देख लो इसका कितना ज्यादा है, 5 mm तक का साइज इसका देखा था। और इसी की वजह से जो बैक्टीरिया यहाँ पे हुआ करते थे वो भी इवॉल्व हुए, AMR उन्होंने डेवलप कर ली। मतलब यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। कैसे ये आया, सर कोलकाता ने स्टडी कंडक्ट करी थी। तो सबसे पहले तो एक एस्चुरी है वहां पे, मोरी गंगा एस्चुरी। अब सुंदरबन तो डेल्टा है, मतलब फ्रेश वाटर कंटेनिंग रिवर्स आई, अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेके आई, पर ऐसा थोड़ी है एक ही जगह पे सारी रिवर्स आ रही है, कुछ साइड में भी निकल जाती हैं, तो वहां पे एस्चुरी फॉर्म करती है। जहां पे ज्यादा सेडिमेंट नहीं आया, बस एस्चुरी फॉर्म हो जाती है और आपको एक्सक्लूसिव फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है। इस स्टडी को कैसे कंडक्ट करा गया, तो 1 लीटर वाटर सैंपल कलेक्ट करा गया 2020 से लेके 2021, ये डेली कलेक्ट करा जाता था। फिर मेटाजीनोमिक सीक्वेंसिंग करी। नाउ यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विच इज मेटाजीनोमिक्स। मेटाजीनोमिक्स का क्या मतलब होता है, जब आप एनवायरमेंट से ही डायरेक्टली डीएनए को कलेक्ट करते हो। यहाँ पे किसका डीएनए कलेक्ट किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। पानी के अंदर पड़े थे ना वो, आपने बॉटल भरी 1 लीटर की, उसके अंदर से आपको डायरेक्ट क्या मिल गया, सैंपल मिल गया। तो नेचर से आपने सैंपल को कनेक्ट करा। और कुछ डेटाबेसेस यूज करे जाते हैं। डेटाबेसेस मतलब कंप्यूटर सिस्टम के साथ हमने एक लाइब्रेरी ऐड कर दी, जैसे ही क्लिक करोगे आप सैंपल ऐड करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये कौन से वाला बैक्टीरिया है। फॉरेनर्स की भी होती है लाइब्रेरी की जो लिस्ट होती है, और अपनी भी बनी होती है, तो ये तो बहुत वास्ट होती है। अब इसमें कुछ टूल्स ऐसे यूज करे जाते हैं जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन को देखेंगे। कुछ ऐसे टूल्स होंगे जो मेटल रेजिस्टेंस जीन, यहाँ भी लिखा है मेटल रेजिस्टेंस जीन, मतलब मेटल के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप करी है। जिंक हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है। उसके बाद मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। अब मोबाइल का क्या मतलब है, समथिंग विच इज मूवेबल इन नेचर, तो मोबाइल से लेना देना नहीं है, तो उस एलिमेंट को भी ये स्टडी कर सकता है। फाइंडिंग्स क्या निकल के आई कि 17 तरह की प्लास्टिक की टाइप्स थी, और जिसके लिए लगभग 838 बैक्टीरिया काम कर रहे थे। मतलब इतने सारे बैक्टीरिया सिर्फ 17 जो प्लास्टिक की टाइप्स थी उसके अगेंस्ट डिग्रेडेशन का काम कर रहे थे। तो बैक्टीरिया का नंबर ही बहुत ज्यादा है, जो एंजाइम्स है इनके अंदर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नंबर ही बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से एक रिस्क बन जाता है हमारी स्टडीज के अंदर कि हम डायरेक्टली इनको ओपनली यूज नहीं कर सकते, यही रीजन रहता है। 73% टारगेट करते हैं सिंथेटिक प्लास्टिक को, जैसे पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, पॉलीथाइलिन टेट्रा थैलेट हो गया, जैसे आपने आइडियोनेला सेकेंसिस देखा पीछे, और नाइलोन हो गया। तो मतलब इन 838 माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से 73% जो है वो इन सिंथेटिक प्लास्टिक के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन भी तो इन्हीं चीजों का है, तो इनको टारगेट कर रहे हैं। मोस्ट अबंडेंट अगर देखोगे तो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल वाला एंजाइम आपको वहां पे मिलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली मिलेगा। और ये कहां से आता है, फ्रॉम द बायोमेडिकल वेस्ट, जो हॉस्पिटल वगैरह का वेस्ट जनरेट होता है उसके अगेंस्ट यूज होगा। बाकी सीजनल वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगी, क्लाइमेट चेंज कर रहा है और उसकी वजह से बैक्टीरिया का नंबर और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इनका नंबर और ज्यादा डिवाइड करता है, और ज्यादा ये रिप्रोड्यूस करते हैं। बाकी ये एग्जाम्पल आई थिंक क्लियर है, मेटल रेजिस्टेंस जीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिंक ऐड कर दिया जस्ट। उसके बाद इम्प्लीकेशन, तो पहले तो पॉजिटिव आउटलुक देखते हैं। पहला जो बेनिफिट अपने को मिलेगा वो ये है कि नेचर ने ही हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया कैसे आप प्लास्टिक को डिग्रेड करवा सकते हो। दूसरा, नेचुरल इको फ्रेंडली जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है उसको आप प्रमोट करें, जैसे लखनऊ और कौन सी
इंदौर, यस, इंदौर तो बहुत टाइम से क्लीनेस्ट सिटी है, लखनऊ ने भी उनको फॉलो करा, तो वहां पे भी आपको अब क्लीनेस्ट सिटी का प्रोविजन देखने को मिलेगा। रिस्क एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि हम डेलिबरेटली इनको यूज नहीं कर सकते कि इनका नंबर डिवाइड करवा देते हैं खुद ही और फिर इनको रख देते हैं जो लैंड फिलिंग साइट्स है। इससे पोटेंशियल थ्रेट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी आप पढ़ के आए कि इन्होंने AMR डेवलप कर लिए। अब जब लैंड फिलिंग साइट पे आप इन बैक्टीरियाज को डालोगे, ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में भी ये आएगी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ये जाएगी तो वो आगे चल के कोई ना कोई बीमारियां कॉज करेंगे, और फिर बीमारियां कैसी होंगी जिनके लिए आपके पास अभी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो उसके अंदर पहले R&D प्रमोट आपको करनी पड़ेगी। और क्लाइमेट चेंज तो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर ही रहा है, वन ऑफ द रीजन। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसको स्किप ना करिएगा। देखो क्वेश्चन एक आधा ही आएगा जो आपके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड होएगा, तो वहां पे आप केस स्टडी को आइसर कोलकाता के नाम से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप स्टडी का नाम लिखते हो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, 2 नंबर जब आप स्टडी का नाम मेंशन कर देते हो कि इनको पता है ग्राउंड रियलिटी वाली न्यूज इन्होंने देखी थी अखबार में, तो एक्स्ट्रा पॉइंट बनते हैं। तो आइसर कोलकाता, फिर स्टडी के अंदर से मेंशन कर दो, आइडियोनेला सिकेंसिस के बारे में बता दो, PET के बारे में बता दो, PEG के बारे में बता दो।